अब तेरे को मैंने बोला ना एड्रीनल आज नहीं होगा, कल होगा। है, एक तू ही था ना जैसे पता था, फिर वही सवाल पूछ रहा है, पागल। इधर आओ। मैम रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है क्या नीट की? अभी नहीं, अभी नहीं मन्नत, अभी तो नहीं आया मैसेज। जैसे ही मैसेज आएगा मैं तुम्हारा दिमाग खा लूंगी। वैसे देखते रहना, मुझे ही बता देना अगर तुम मेरे से पहले पता चल जाए। अभी तक नहीं आया। अभी जेई की सेकेंड फेज की भी नहीं हुई है स्टार्ट, तो अभी नीट का तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है भाई। कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्लैंड था जो अपने हार्मोन की सिक्रीशन को स्टोर भी कर सकता है? थायराइड। बहुत बढ़िया। ठीक है, हम जहाँ पहुंचे थे वो था थायराइड का फंक्शन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, बहुत सारे घुमा फिरा के आते हैं। तो थायराइड क्या करता है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो थायराइड का फंक्शन क्या है? दैट इट इंक्रीजेस बीएमआर। बीएमआर स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। पहले तो तुमको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नहीं तो कभी कभार मजाक हो जाता है, आती नहीं होती। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, क्या समझते हो उससे? अरे कुछ तो समझते होंगे, कुछ तो दिमाग में आया होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट सुन के। कैलोरी कंजप्शन एट रेस्ट, ओके, दैट इज, इजंट इट, कैलोरिक वैल्यू आ गई, कैलोरीफिक। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि तुम्हारे शरीर ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया। बहुत ही सरल सिंपल भाषा में देखो, अगर तुमको थोड़ा भी रेस्पिरेशन याद हो तो तुमको पता होगा ऑक्सीजन यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद है किसी को? याद है मैम। अगर तुम थोड़ा सा भी रिमाइंड करोगे, चलो भूल गए तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा भी रिमाइंड करोगे, ऑक्सीजन एट द एंड यहाँ पर बैठा होता था। ठीक है, और वो ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर धक्के खा रहा होता था उसको कंज्यूम कर लेता था। ठीक है, राइट। तो इस ऑक्सीजन की जरूरत होती थी और एट द एंड एनर्जी की वजह से यहाँ पर एटीपी फॉर्म होता था। तो एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तुम ज्यादा ऑक्सीजन यूज करो तो ज्यादा, मतलब अगर बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो ज्यादा एटीपी बना रही है। तो बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज आपका बॉडी कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। तो जो थायराइड होता है वो इंक्रीज करता है आपका बीएमआर। थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो आपका बीएमआर वो इंक्रीज करता है, यानी आपकी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। ऐसे याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो देखो, जब हम कहते हैं ना मोर एटीपी फॉर्म, स्पेसिफिकली जब हम बोलते हैं कि एटीपी बहुत ज्यादा फॉर्म हो रही है, तो एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के साथ हम वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थायराइड हार्मोन लीड्स टू कैलोरीजेनिक इफेक्ट, और थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हो इसे, इट इंक्रीजेस कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ठीक है, तो दो वर्ड्स में आ सकता है, बीएमआर का रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं या कैलोरीजेनिक इफेक्ट के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। तो वो कहना ये चाहता है, बीएमआर तो पूरा मतलब हो गया कि ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज हुआ है तो एटीपी की फॉर्मेशन इंक्रीज हो गई है। अगर स्पेसिफिकली बोलूं एटीपी बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो मैं बोलूंगी वो कैलोरीजेनिक इफेक्ट है। ठीक है, बीएमआर और कैलोरीजेनिक में थोड़ा फर्क समझ आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ऑलराइट, नाउ हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है टीआरएच। टीआरएच स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन। एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया, फिर टीएसएच पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया, फिर थायराइड हार्मोन सिक्रीट किया थायराइड ग्लैंड ने। उसने क्या किया? इंक्रीज किया एटीपी का प्रोडक्शन एंड हीट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो क्या होता है जब एटीपी का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कि आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस और इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब एटीपी ज्यादा बनेगा तो वो एटीपी यूज भी तो होगा ना। एटीपी ऐसे तो बन नहीं रहा। एटीपी इज द मोस्ट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी एटीपी बन रही है। ठीक है, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, एटीपी बहुत सारी बन रही है। जैसे एटीपी बहुत सारी बन रही है तो वो टूट भी रही है, वो टूट रही है और मेरी बॉडी के सेल्स को एनर्जी दे रही है। तो जब भी एटीपी के बॉन्ड टूटेंगे, एटीपी होता तो कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल सी चीज होती है कि 3 फॉस्फेट होते हैं ऐसे अटैच, 3 फॉस्फेट ना, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका बॉन्ड टूटता है ऐसे, और ऐसे एनर्जी रिलीज होती है, ये बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पता है ये बात? मैम। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, हमेशा थोड़ी सी एनर्जी ऑलवेज रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको ना हम कंज्यूम कर सकते हैं ना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो उड़ जाएगी। तो हीट तो जनरेट होगी। तो अब देखो, जब थायराइड हार्मोन ने बीएमआर इंक्रीज किया तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ
एज अ रिजल्ट बॉडी की हीट भी इंक्रीज हुई। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट। तो नीट के क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन 3 टर्म से बनेंगे। कैलोरीजेनिक इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड हार्मोन। बीएमआर को इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड हार्मोन। बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थर्मोजेनिक इफेक्ट, स्पेसिफिकली थर्मोजेनिक इफेक्ट जब वर्ड आएगा तो थायराइड हार्मोन। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेट करता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन आपकी बॉडी में टेम्परेचर को स्पेसिफिकली इंक्रीज जो कर रहा है दैट इफेक्ट इज नोन एज थर्मोजेनिक इफेक्ट। तो ये इसके लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ से Yes, 3 ma'am. टर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है बहुत आराम से। चलूं आगे? Yes, ma'am. हाँ, मैंने कहा ना हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस वर्क करता है, लेकिन जैसे ही वर्ड सुनेगा ना तो थर्मोजेनिक इफेक्ट दैट इज रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन, क्योंकि थायराइड हार्मोन इंक्रीज करने का काम करता है, डिक्रीज करने का नहीं करेगा। ओके चलो मूविंग ऑन। और ये क्या क्या करता है? ये करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब Breakdown. Breakdown. ग्लाइकोजिनो मतलब ग्लाइकोजन का breakdown. हाँ इसे यस ग्लाइकोजन, यहाँ से वर्ड उठाना है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates. तो उसको ब्रेक करने से क्या निकलेगा? ग्लूकोज. Glucose. कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। बहुत बड़ी ग्लूकोज की चेन होती है ना, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कौन स्टोर करता है, कौन बना के रखता है ग्लाइकोजन बॉडी में? Animals. एनिमल की बॉडी में कौन बना के रखता है? लीवर। तो लीवर ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करके रखता है, ठीक है। वो इसलिए रखता है कि अगर आपको सफिशिएंट फूड नहीं है तो इससे हम एनर्जी निकालेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा कौन? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इंक्रीज करता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। वो ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन सॉरी, ताकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में रिलीज हो जाए। इस पे बहुत सारी स्टेटमेंट बनती है और ये टर्म्स बहुत क्लोज है। नेक्स्ट टर्म इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मींस Formation. सिंथेसिस या सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ? Glycogen. यस यस करेक्ट। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस यहाँ हो रही है, राइट। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। एरो वाला डल गया, ये इंक्रीज नहीं है डिक्रीज है। ऊपर ग्लाइकोजन बनाएगा, नीचे उसको तोड़ देगा, पावला थोड़ी है थायराइड बनाएंगे, राइट। तो वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है, बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको कैसे भी रिलेट कर सकते हो कि हमने पीछे ही तो पढ़ा है कि उसको ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन करनी है। तो यार अगर उसको ज़्यादा एटीपी बनानी है तो बॉडी को और भी वो हर जगह से खाने के सोर्स को आपके ब्लड के अंदर लेके आएगा। इस चीज़ को ना थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि आपके शरीर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसको एनर्जी चाहिए ना तो वो क्या करेगा, आपके शरीर में जितने भी एनर्जी के सोर्स है दैट इज़ फूड, वो चाहेगा उसको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके ब्लड के अंदर आ जाए। जब ब्लड के अंदर आएंगे तो ब्लड के थ्रू वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल हो सकते हैं, सिर के पास भी, आपकी मसल्स में भी, पैरों तक भी। तो सारे खाने के सोर्सेस ट्रेवल करेंगे और उसकी मदद से एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, राइट। सो इस वजह से क्या होगा कि ऐसे वाले प्रोसेसेस होंगे जो खाने को तोड़कर आपके ब्लड में घोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की होगी, ग्लाइकोजन का तो ब्रेकडाउन होगा ना, ताकि उससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिखे और आपकी बॉडी में जाए, राइट। सो इसी वजह से क्या होता है, थायराइड हार्मोन क्या करता है, वो चाहता है आपकी बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उसके लिए भी ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। और आपकी बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाएगा। इतने सारे केमिकल रिएक्शन है तो हीट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होने लग जाएगा, और जो एकदम स्टोर हुए ग्लाइकोजन पड़े थे वो भी टूटने लग गए, राइट। क्लियर है इतनी बात? Yes. Yeah, ma'am. प्रोटियोजेनेसिस, अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है प्रोटियोजेनेसिस। प्रोटियोजेनेसिस क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा क्या होता है कि थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रीशियस जो है ना, किसी भी खाने के सोर्स में, खाने में क्या 4 सोर्सेस पढ़े थे हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में? Protein, carbohydrate. Carbohydrate with Amino vitamin acid. nucleic acid. हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
विटामिन नहीं, Vitamin. हमने इसमें पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड Nucleic न्यूक्लिक एसिड, मेन हमने ये 4 पढ़े थे, राइट। विटामिन एंड मिनरल हमने साइड में पढ़े थे, तो ये हमने मेन पढ़े थे। इनमें भी जो सबसे इसेंशियल है दैट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन कोई हार्मोन जाके कराए, ये बहुत ही सिवियर कंडीशन है। ये तब होता है जब आप बिल्कुल ही फास्टिंग में चले गए और आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपने खाने ही छोड़ दिए, एक दिन के लिए नहीं, कुछ दिनों से कुछ नहीं खा रहे हो, तब आपकी बॉडी में प्रोटीन टूटना स्टार्ट होता है। तो थायराइड हार्मोन ये बात समझता है, तो इसलिए वो प्रोटियोजेनेसिस कराता है, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, तोड़ता नहीं है उसको। ओके, समझ आई? Yes. तो यहाँ मत कंफ्यूज होना, क्योंकि ये लग रहा है ना सुनने में कि ये तो उल्टा हो गया, इसको भी तोड़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए बहुत सीवियर कंडीशन होगी तब होगा, राइट। और क्या करता है ये, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल जो ग्रोथ होती है किसी इंडिविजुअल के अंदर, वो उसको सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है। तो जो भी फिजिकल ग्रोथ होती है एक इंडिविजुअल के अंदर जब वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, एक मेंटल ग्रोथ होती है आपके माइंड की, और एक सेक्सुअल ग्रोथ हो रही है, सेक्सुअल डिजायर्स का आना, ये सबको भी वो प्रमोट करता है कि ये वाली ग्रोथ अच्छे से हो। हाइपोथैलेमस का भी इसमें रोल होता है, लेकिन आपके थायराइड हार्मोन का भी इसमें रोल होता है। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. ओके, सो ये रहा आपका थायराइड हार्मोन, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करें, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़े बच्चों के डब्बे भूलोगे। करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले एक और मैं ब्रेन का हार्मोन करा देती हूँ, उसके बाद करते हैं, नहीं तो बड़ा अनजस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, आओ भाई। किसी को याद है कौन सा वेंट्रिकल है जिसके पीछे पीनियल ग्लैंड लगा था? Third ventricle. Third Third ventricle. ventricle. वेंट्रिकल होता क्या है? वेंट्रिकल होता क्या है? वेंट्रिकल खाली स्पेस होती है, क्या हवा रहती है इसमें? No, ma'am. Fluid रहता है. Fluid होता है. इट्स एम्प्टी स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Space. यस। पीछे पीनियल ग्लैंड, हाँ सॉरी मैंने काट दिया तुझे। ये बता, ये जो मैं शू लाइक स्ट्रक्चर बनाती हूँ ये क्या है? Hypothalamus. Hypothalamus. हाइपोथैलेमस से नीचे कौन लटक रहा है? Pituitary. Pituitary gland. येलो वाला जो पार्ट है वो कौन सी पिट्यूटरी? इंटीरियर पोस्टीरियर? Posterior. Posterior pituitary. इंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम? न्यूरो हाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा। ऐसे नहीं भूलना, है ना। ये क्या स्ट्रक्चर है फिर? थैलेमस है बे। Thalamus. थैलेमस के नीचे तो हाइपोथैलेमस है। अब अच्छा मुझे बताओ, एक होता है मेलेनिन, मेलेनिन, और होता है मेलेटोनिन। फर्क क्या है? ये कह गए फर्क ही नहीं है कोई। मेलेनिन एंड मेलेटोनिन, व्हाट इज द डिफरेंस? मेलेटोनिन रिलेटेड टू, pineal gland. हाँ बोल। Pineal gland. ये पिगमेंट रिलेटेड है, Pineal gland. और मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू स्लीप। जैसे ही किताब खोली मैंने, स्लीप हो गई। स्लीप एक्चुअली दिमाग में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी भी होती है, तब भी हम थोड़ा स्लीपी स्लीपी फील करते हैं। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इंसान कोमा में भी चला जाता है, राइट। होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन जब हमें स्लीप होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या सिक्रीट होने लग जाता है? ब्रेन में मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेनिन वो है जो पिगमेंट देता है। ये मेलेनिन कौन सिक्रीट करता था ब्रेन में? मेलेनिन किसने सिक्रीट किया था? पढ़ चुके हैं, बहुत पिटोगे, कल ही पढ़ाया है। मेलानोसाइट सेल्स, तो मेलानोसाइट सेल मेलेनिन सिक्रीट करते हैं। मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट कौन करता था? ब्रेन का पार्ट। पीछे जा। Intermediate pituitary. इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, यस, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी सिक्रीट करती थी क्या? Melanocyte stimulating hormone. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो मेलानोसाइट को, हाँ मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करते थे कि मेलेनिन सिक्रीट करते। शाबाश।
वेरी गुड. नाउ मेलेटोनिन कौन सिक्रीट करता है? पीनियल ग्लैंड, और इट इज रिलेटेड टू स्लीप. तो जैसे ही डार्क होने लगता है मेलेटोनिन सिक्रीट होने लगता है. अब तुम रात को पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो तो रोशनी तो पड़ती होगी ना आंखों में, तो फिर मेलेटोनिन में पीनियल ग्लैंड होता है कंफ्यूज. देखो ये नेचुरल प्रोसेस है कि ये सिक्रीट होगा तो तुमको नींद आनी स्टार्ट होगी, लेकिन तुम इसके साथ छेड़छाड़ भी करते ही हो. तो रात को जब तुम पढ़ते हो तो उस टाइम पे इसको आदत हो जाती है कि अब कम सिक्रीट होना है, इसलिए तुमको फिर उस टाइम पे नींद भी नहीं आती है, राइट. फिर आपको दिन में नींद आती है. लेकिन आपने कभी सुना होगा कि रात की नींद रात की होती है. जब तुम नाइट शिफ्ट वाली जॉब्स में होगा तो तुमको रियलाइज होगा, सच बोलते हैं, रात की नींद रात की होती है. तो धीरे धीरे आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को ये डिक्रीज करने लग जाती है थोड़ा थोड़ा सा. तो बेहतर होता है रात को सो, लेकिन लोग इसके एक्सेप्शन है, आप ब्रेन ट्रेन भी कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है. बट यस, पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है लाइट के इफेक्ट पे, राइट. तो मेलेटोनिन और मेलेनिन में कंफ्यूजन होती है, वो तुमको क्लियर है, मुबारक रखिए. अब मेलेटोनिन का थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है अनएक्सपेक्टेडली. जैसे कि इट मेंटेन सर्काडियन साइकिल. फ्लो खराब करता है मेरा. Done, ma'am. ओके. ओके. सो मेलेटोनिन मेंटेन करता है सर्काडियन रिदम. सर्काडियन रिदम क्या होती है? ब्रेन क्लॉक को मेंटेन करता है. ये आपके दिमाग में लगी है घड़ी, घड़ी लगी है यहाँ पर, ये पीछे है ना, ऐसे हाथ लगाओगे तो दो छोटे ही रीजन है, ये हड्डी है, इसकी बात नहीं कर रही मैं. इसके अंदर एक एरिया है जिसे सुप्रा काइज, हट जाओ भाई, काइजमेटिक न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि दो न्यूक्लिया पड़े हैं. ऐसे से दो एरिया हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर हुए हैं. इन्हें हम कहते हैं हमारे दिमाग की घड़ी. यहाँ लगी है हमारे दिमाग में तो घड़ियाँ, ये रेगुलेट करते हैं सर्काडियन रिदम. तो इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए मेलेटोनिन का बहुत बड़ा काम होता है. जो आपको स्लीप वेक साइकिल है ना, बिना अलार्म के भी अब जाग खुल जाती है, तो वो इसकी वजह से होता है. नेचुरल है, ठीक है. तो नेचुरली क्या होता है कि आपकी बॉडी में मेलेटोनिन की सिक्रीशन कम होती चली जाती है, इसलिए बिना अलार्म के भी आपकी जाग एक टाइम के बाद खुल जाएगी. लेकिन हम उसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ अलार्म एंड एवरीथिंग. लेकिन अगर तुम खुद को छोड़ दो, बिना अलार्म के उठना चाहते हो, कुछ मत डिस्टर्बेंस रखो, तो अपने आप आंख खुलेगी जब मेलेटोनिन का अमाउंट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है. तो इट मेंटेन सर्काडियन रिदम, ये एक क्वेश्चन बनता है. सर्काडियन वर्ड क्योंकि फैंसी सा वर्ड है तो आ सकता है. तो सर्काडियन से याद रखना एक राउंड सी क्लॉक, ठीक है. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट Yes, हेल्प्स ma'am. इन मेंटेनेंस एंड इफेक्ट बॉडी टेम्परेचर. ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है. एग्जैक्टली कैसे करता है इसकी डिटेल में आपको नहीं जाना, ठीक है. हाँ, क्योंकि दिन में जैसे दोपहर होती है 12 से 2 बजे के बीच में इतनी धूप होती है तो नींद का काम कम होता है. लेकिन जब आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो ना तो उससे नींद आती है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो दिमाग में कंपैरेटिवली थोड़ा थोड़ा ड्राउजी फील होना स्टार्ट होता है. बाकी तुम कभी भी किताब खोलो तो नींद तो आ ही जाती है. पीनियल ग्लैंड हमारी किताबों से रिलेटेड है. मजाक था No, ये? ma'am, मैं बात कर रही हूँ. अच्छा, 3 से 6 बजे, क्योंकि अत्यंत अंधेरा होता है और इंसान डेवलप है इस तरीके से कि आप रात को सो, इसलिए आपको 3 से 6 बजे के बीच में भयंकर नींद आती है. मजे से सोया करो, बहुत अच्छी नींद होती है उस टाइम. Yes, ma'am. तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस और अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर. ये उसकी मेंटेनेंस में भी मदद करता है. देखो, मेलेटोनिन का काम था सोना, लेकिन वो कितने अजीब अजीब से काम कर रहा है. हमारी घड़ी भी कंट्रोल कर रहा है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है. अब देखो नई चीज सुनो, इसने मेरी बॉडी में, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अभी भी कंट्रोल कर रहा है, और ये मेरी प्यूबर्टी को भी इफेक्ट कर रहा था. कोई रिलेशन नहीं है इसके इन सब बातों से, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे टांग अड़ा रहा है. तो मेलेटोनिन समथिंग जो हर जगह टांग अड़ा रहा है, ठीक है. मेलेटोनिन मिलने जुलने वाला है मनुष्य, ओके. उसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट डालता है. तुम समझ रहे हो कि ये जो तुम्हारे नींद से रिलेटेड है ना, ये हर चीज पे इफेक्ट डाल रहा है. तो ये आपकी इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट डालता है, ठीक है. ये आपके मेटाबॉलिज्म पे भी, मेटाबॉलिज्म इज ऑल द केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी, उस पे भी इफेक्ट डाल रहा है. और ये आपके स्किन के पिगमेंटेशन पे भी इफेक्ट डाल रहा है. देखो मेलानोसाइट डिफरेंट, ये उसके पिगमेंटेशन पे भी, उसके फंक्शन पे भी थोड़ा सा टांग अड़ाता है. तो जब भी कोई तुम्हें ऑप्शन मिले, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जो भी जितने आपकी स्टेटमेंट है कोई सेंस नहीं बन रहा, कहीं से भी जुड़ रही है, मतलब दे आर आस्किंग कि ये कौन सा हार्मोन है जो आपकी प्यूबर्टी पे भी इफेक्ट डालता है, ठीक है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है. सर्काडियन रिदम, वो हमेशा सर्काडियन रिदम वर्ड डालते हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ. इम्यूनिटी पे भी काम कर रहा है. तो तुम समझ जाना, ये जो बावला है ना, ये मिलने जुलने वाला हार्मोन है, इसका नाम है मेलेटोनिन, ओके. Okay, ma'am. ठीक है. अभी जो ब्रेन होता है ना बेटा, ब्रेन में ऑसिपिटल साइड जा, पीछे की तरफ आ,
ठीक है, पीछे की तरफ ब्रेन में यहाँ पर दो ऐसे रीजन होते हैं, इनको हम बुलाते हैं सुप्रा काइजमैटिक न्यूक्लियाई। ये होती है आपकी ब्रेन क्लॉक्स। न्यूक्लियस का मतलब है न्यूरॉन की सेल बॉडी है या फिर एक्सॉन है सीएनएस में? Cell body plus Cell dendrites. body. हाँ, तो यहाँ पे सेल बॉडी के गुच्छे पड़े होते हैं जो आपके ब्रेन आपकी क्लॉक को मेंटेन करते हैं। तो तेरे को होता है ना, एक टाइम पे भूख लगती है, एक टाइम पे नींद आती है, वो सब इन घड़ियों की वजह से यहाँ पीछे लगी है। ठीक है, जोर से मत मारा करो, यहाँ पे चोट लग जाएगी। डन? Done, ma'am. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, ma'am. थैमस में नहीं जाते। अच्छा मुझे बताओ, थायराइड पढ़ लिया ना सबने? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आओ भाई, अब हम रीडिंग कर सकते हैं। करें? Yes, ma'am. नो 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 नो, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर नॉट सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियर। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर साहिल जब हार्मोन पढ़े थे वहां आया था ना हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर क्या करता है, क्या सिक्रीट करता है, बताओ बताओ भाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर क्या सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, मेलाटोनिन या ऑक्सीटोसिन? Oxytocin. 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 ऑक्सीटोसिन। देख यहाँ पर आते तुम कहाँ हैं, ये रहा हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस था जो हमारा एडीएच रिलीज करता था, लेकिन ये देख यहाँ पर हमने लिखवाया हुआ था पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये सिक्रीट करता है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ये तो हाइपोथैलेमस में थी, जो मैं बात कर रही हूँ वो पीछे दो न्यूक्लियस होते हैं, वो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, दो बहुत Yes, कंप्लीट बात ma'am. डिफरेंट बातें हैं। ठीक है, चलो आओ यार, ब्रेन के हार्मोन कर लिया ना हमने। Yes, ma'am. ठीक है, ये Yeah, यार ma'am. साइड ऑसिपिटल रीजन में या पीछे अंदर की तरफ होते हैं, ऑसिपिटल साइड पे बिल्कुल पीछे की तरफ। अभी अभी डिस्कवर हुआ है कुछ टाइम पहले, जब मैं पोस्ट ग्रेड में थी तब उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ब्रेन के सारे पार्ट कर लिए ना हमने। आ जाओ एक बार ब्रेन ही पढ़ ले फिर एनसीईआरटी से। रेडी हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट पढ़ा था क्या हमने? ऐसा लग रहा है मुझे, पढ़ा है हमने साथ में? Yes, ma'am. मुझे देख के लगा था। आओ, ये तो नहीं पढ़ा था हमने। अबे याद है, नहीं याद है तो बता दो। तो मैं ले लेती हूँ, किसी को याद नहीं है, मुझको भी याद नहीं है। ब्रेन के बाद होगा, चुप करके बैठ जा 15 मिनट। देखो, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। ये भी एक स्टेटमेंट बनती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। बड़ा फैंसी सा लाइन है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज ए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक लाइन बनती है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का काम कौन करता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? बेटा कमांड भी यही देता है, कंट्रोल भी यही करता है, सब कुछ इसी की माया है। तो तुम्हारे शरीर में भगवान यही है। ओके, अरे ओ फ्रेश और बासे इधर पढ़। ओके, तो ब्रेन है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन का सेंटर है और ये कमांड एंड कंट्रोल करता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग से वर्ड्स है, ऐसे वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं असर्शन रीजन वाले। ओके, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग है। हार्ट के कंट्रोल को, फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है ना, ऐसे नोड को स्टिमुलेट तो यही करता है। फर्स्ट थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना, भूख लगना, प्यास लगना। सिरकाडियन रिदम को भी ये करता है, देखो सिरकाडियन रिदम यहाँ भी आ गई, इसको भी रेगुलेट करता है ऑफ अ बॉडी। एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, तो ये पूरे ब्रेन की बात कर रहे हैं, सब कुछ तो यही करता है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट। जो भी बकवास तुम सोच रहे हो, जो इमोशनली अत्याचार अपने ऊपर कर रहे हो, जितने भी तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, जितनी बातें तुमको याद है, जो तुम बोल पा रहे हो, जो तुम सुन पा रहे हो, जो तुम देख पा रहे हो, सब कुछ ब्रेन ने किया। ठीक है, तो इन्होंने एक ब्रेन की जर्नल डेफिनेशन दे दी। नाउ ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय अ स्कल। एक बढ़िया सा हेलमेट लगा है जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इनसाइड द स्कल के अंदर देखो, द ब्रेन इज कवर्ड विद क्रेनियल मेनिंजेस। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आउटर वाली कौन सी है, हमने कैसे याद किया था? EAD, ऐसे किया था ना? Yo, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, जो क्रेनियम के पास है, COD पास है, राइट? तो ये ड्यूरा मैटर है, तो ड्यूरा मैटर बहुत ही क्या है, बिल्कुल आउटर कवरिंग है। ठीक है, उसके बाद एक वेरी थिन सी मिडल लेयर आती है जिसका नाम है एरेक्नोइड। ठीक है, उसके बाद इनर लेयर आ रही है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो कौन सी लेयर है जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में है, दैट इज हमारी पिया मैटर। तो एरेक्नोइड में समझना, राइट? पिया मैटर हमारे। ओके, क्लियर? द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एक्चुअली अंदर है, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, आओ ma'am. फटाफट कर लेते हैं। ओहो एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है इसमें, देखो ये हमारा फोर ब्रेन है, पहला पार्ट बहुत बढ़िया से बना हुआ है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस से, करेक्ट? उसके बाद आपको सेरिबल हेमिस्फीयर किसको कहते हो कि जो सेरिब्रम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट, तो इनको सेरिबल हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जिससे कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं? Corpus callosum. Corpus Corpus callosum. कॉर्पस, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद आता है हमारा मिडल ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो मैंने तुमको नहीं बताया था यही बता रही हूँ कि यहाँ पे 4 ऐसे सूजन दिखेगी तुम्हें, पढ़ेंगे हम अभी आगे, ठीक है? मिड ब्रेन में ऐसे 4 सूजन होती है जो बेसिकली विजन और हियरिंग के प्रोसेस में थोड़ी सी हेल्प करती है, पर इसके डिटेल में नहीं जाना। और मिड ब्रेन से एक कनाल नीचे निकलती है, पूरा हाइंड ब्रेन को क्रॉस करती है और ऐसे अंदर को जाती है। यहाँ पर बनता है ना हमारा कौन सा वेंट्रिकल? Fourth. बेटा फोर्थ वेंट्रिकल बनता है। अगर भूल रहे हो दैट मीन्स समझ रहे हो ना कि पीछे जाके रिवाइज भी करना पड़ता थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ तो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, चलो इट्स ओके। एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ लिया करो, इजी रहेगी जिंदगी तुम्हारी। थोड़ी थोड़ी जब भी फ्री हो, बोर हो रहे हो, ऐसा कर रहे हो, थोड़ा सा रीड कर लिया करो एनसीईआरटी, एक आध पैराग्राफ रीड करोगे, बोरियत भी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नया पढ़ा है। ओके, उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो हमारा है द थर्ड पार्ट विच हैज पॉन्स, मेडुला, ये रहा पॉन्स, उसके नीचे मेडुला और पीछे है हमारा सेरिबेलम। ये है ना हमारा सेरिबेलम। Yes, ma'am. Yes. यस, अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रही है इस लाइन, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? सेरिबल एक्विडक्ट, करेक्ट? Yes, ma'am. जो हमारे मिडल ब्रेन से होते हुए जाती है, करेक्ट? और ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं? Midbrain plus pons plus medulla. मिड ब्रेन प्लस, हाँ, मॉन्स प्लस मेडुला। हाइंड ब्रेन को नहीं कहते एक्चुअली, हाइंड ब्रेन में हमें सेरिबेलम हटाना पड़ेगा। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि स्टेम कौन सी होती है, राइट? ये होती है हमारी ब्रेन स्टेम, मिड ऑफ द ब्रेन, यहाँ से करते हैं मिड ब्रेन प्लस ये वाला रीजन, सेरिबेलम ये होता, करेक्ट? डन? Yes, ma'am. लेबलिंग आ सकते हैं इसकी और अब तुम्हारी गलत नहीं होगी। चलो आओ, द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, यही जो ऐसे कॉन्वोल्यूटेड से रीजन है, फिर है थैलेमस और उसके नीचे बैठा हाइपोथैलेमस। इतना में क्लियर होगा। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोरब्रेन किस पार्ट से बना है, तो अब हो जाएगा ना, इतना मुश्किल तो नहीं है। एनसीईआरटी से बहुत कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। स्पीड ज्यादा है तो बता देना, ओके? Okay, ma'am. ओके, नाउ सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखो ये बहुत बड़ी लाइन है कि पूरे ब्रेन का मेजर पार्ट सेरिब्रम ने ही बनाया है, ये पूरे कॉन्वोल्यूटेड से रीजन में। तो ऐसे मत सोचना हाइपोथैलेमस ने बनाया होगा, भाई नहीं, सेरिब्रम ने बनाया है। हाइपोथैलेमस का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनी इनटू 2 हाफ्स। एक डीप क्लेफ्ट का मतलब है डिप्रेशन, उसने सेरिब्रम को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, एंड विच इज टर्म एज ए लेफ्ट एंड राइट सेरिबल हेमिस्फीयर। ये बात क्लियर है? तो क्लेफ्ट का मतलब है एक छोटे डिप्रेशन, समझ लो, डिप्रेशन वर्ड लिख के याद रख लेना, ओके? नाउ कहा गया, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस क्लोजम। तो कॉर्पस क्लोजम क्या है? इट्स अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? Band of axons. बैंड ऑफ एक्सॉन्स, वेरी गुड, लिख लो साइड में जिसको नहीं पता। तो बहुत सारे एक्सॉन्स का बैंड है ये, हमने डायग्राम में भी बनाया था, आप जाके देखना नोट्स में दिख जाएगा। नाउ द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिबल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिबल कॉर्टेक्स। तो बिल्कुल आउटर लेयर है ना जो सेरिबल हेमिस्फीयर की, उसको सेरिबल कॉर्टेक्स कहते हैं, एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। तो यही है ना, बाहर वाली लेयर में से फोल्ड से बने होते हैं ऊपर नीचे। ऊपर वाले को क्या कहते हैं जो स्पीड ब्रेकर की तरह है, नीचे वाले को जो गड्ढे की तरह है क्या बुलाते हैं? ऊपर वाले को Very और गड्ढे वाले को ऐसे sulcus. sulcus। याद है तुम्हें? नाइस। तो सेरिबल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज अ ग्रे मैटर ड्यू टू इज ग्रेइश अपीयरेंस। ये रहा तुम्हारा नीट का क्वेश्चन कि किसको, सेरिबल कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि हमें याद है ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर था, अंदर व्हाइट मैटर था। और सेरिबेलम में कैसा था? Cerebellum में बाहर ग्रे और वाइट में। हाँ, तो बिल्कुल सेम था ब्रेन और सेरिब्रम और सेरिबेलम में, बाहर ग्रे मैटर अंदर व्हाइट मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ वाइट, अंदर की तरफ ग्रे। हाँ उल्टा था, राइट? वेरी गुड, शाबाश, ये नीट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
नाउ द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर, तो वो बताते हैं ग्रे क्यों है, क्योंकि सेल बॉडीज की वजह से है। तो ये कंबाइन करके तुमसे लाइन पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नाउ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नेदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर फंक्शन। These regions are called associated area, are responsible for complex function like intersensory association, memory and communication. ओहो, ये क्या कह रहे हैं, सेरिबल कॉर्टेक्स है जो पूरा बाहर का रीजन है, वो कह रहा है उसके पास सेंसरी एरिया भी है। सेंसरी एरिया का मतलब क्या है, वो एरिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है या वहां से जाती है। जहाँ आती है। आती है। आती है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, ये ब्रेन है, ये अपना सेरिबल कॉर्टेक्स है, वो सेरिबल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर इंफॉर्मेशन आती है, सेंसरी हो गया। कुछ पार्ट ऐसा है जहां से इंफॉर्मेशन जाती है, मोटर हो गया बॉडी में। वो कह रहे हैं कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे इंफॉर्मेशन आती जाती है, हम क्लियरली नहीं बता सकते, हमने अभी तक ढंग से स्टडी नहीं किया उसको। उस वाले रीजन को हम बोलते हैं एसोसिएटेड एरियाज। तो वो तुमसे एसोसिएटेड एरिया की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो तुम बताओगे वो एरिया है जो नेदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, दोज आर नोन एज एसोसिएटेड एरियाज। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लिया। एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास? यस मैम, यस मैम। तो ऐसे ऐसे पाठ करने बैठे, मैडम बोल रही है हम सुन रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक है। नाउ तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही एरिया है जहाँ पर हमने देखा बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। जैसे मेमोरी, हमें जहाँ मेमोरी बन रही है हमारी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, समझ नहीं आता इन्फॉर्मेशन ले रही है या भाई दे रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो हम बातचीत कर रहे हैं, अजीब सी जगह ये जहाँ बहुत अच्छे से हमने रिसर्च अभी चल रही है, तो इनको भी नहीं पता। नाउ फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। ध्यान से ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्स, ट्रैक्स क्या थे? बैंड्स ऑफ एक्सॉन। Bundle of Bands of axon. ये रहे एक्सॉन्स के बैंड। इन ट्रैक्स के जो फाइबर है, इसी की बैंड्स ऑफ एक्सॉन ही कह रहे हैं। इन ट्रैक्स के जो फाइबर है तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऊपर लिख लो, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग सा वर्ड है ना। यहाँ से लिखते हैं कि एक्सॉन्स ऑफ ट्रैक्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ। अब इस लाइन का मतलब बन रहा है, तो ये जो एक्सॉन्स है इस ट्रैक के, वो कवर्ड है माइलिन शीथ से। इस लाइन का मतलब बन रहा है, अगर मैं फाइबर की जगह एक्सॉन लिख दूँ Yes sir. तो कभी कभार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं, परेशान नहीं होना है। तो बस वो यही बात बोल रहे हैं कि फाइबर ऑफ द ट्रैक्टर कवर्ड विद माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिबल हेमिस्फेयर। तो अंदर वाला पार्ट है जो सेरिबल हेमिस्फेयर का, वहां पर ये जो ट्रैक्ट है वो माइलिन शीथ से कवर है। इस वजह से वो एरिया कैसा दिखाई देगा जहाँ माइलिन शीथ है? व्हाइट। White. राइट। तो ये White. तुमको बता रहे हैं कि व्हाइट मैटर जो है ना वो कैसे बना है। लाइन समझ आई? Yes Yes, ma'am. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, Yes ma'am. इसमें फाइबर के ऊपर एक्सॉन लिख लो और इसको अंडरलाइन कर लो। बहुत ही ट्रिकी सी लाइन थी, गंदी लाइन थी। आओ, दे गिव एन opaque white appearance to the layer and hence is called white matter। बहुत प्यार से बताया इन्होंने, इसकी वजह से हम white matter कहते हैं। ठीक है ना। सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ये कह रहे हैं जो सेरिब्रम है ना, ये वो रैप है जिसके बीच में तुमने, अगर नॉन वेजिटेरियन तो चिकन डाल दो, वेजिटेरियन तो आलू डाल दो। अरे बर्गर पड़ा है, ओह सॉरी सॉरी यार, खाना सोच के मुझे याद आता है, कल रैप खाया तो बर्गर पड़ा है। क्या हो गया यार मेरा। तो सेरिब्रम है, उसने रैप की तरह बीच में थैलेमस को कवर कर रखा है। तो तुमसे कभी ऐसे मान लो क्वेश्चन थैलेमस पे आया, तो ये पापी पता है क्या करेंगे, ये 3-4 लाइनें उसमें बनाएंगे। तो लाइनें भी एनसीईआरटी से उठाएंगे ताकि तुम ये ना बोल पाओ आउट ऑफ सिलेबस है। तो देखो क्या बोलेंगे, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड a structure called thalamus। तो थैलेमस के अराउंड सेरिब्रम रैप होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो लाइंस हम इग्नोर कर देते हैं ना, उससे ही वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात? Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, थैलेमस विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो देखो इन्होंने बड़े शान पट्टी के तरीके से थैलेमस का मेन फंक्शन कैसे लिखा है। पापी कहीं की, मैं बता रही हूँ हर पैराग्राफ में ना हमेशा लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो छुपी होती है। देखो थैलेमस क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो सेंसरी सिग्नलिंग भी जो सिग्नल ब्रेन में आ रहे हैं और मोटर सिग्नलिंग भी जो जा रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेशन सेंटर है थैलेमस। तो हमने अपने डायग्राम में लिखा भी था, याद है? नहीं याद है ना तुम्हें? पापी हो वे, नलायको। थैलेमस इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, लिख लो यार, ये भूल जाएगी इतनी सी लाइन। किसका? सेंसरी इंफॉर्मेशन का भी,
तो सिग्नल यहाँ से होकर भाई ऊपर जा रहा है ब्रेन की तरफ, और मोटर इन्फॉर्मेशन का भी जो सिग्नल नीचे जा रहा है, दोनों के लिए है ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ आई? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। देखो इन्होंने बड़ी ही चालाकी से सेरिब्रम के ऊपर बहुत कुछ बताया, थैलेमस के ऊपर सिर्फ एक लाइन बताई, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये हाइपोथैलेमस के ऊपर बताने वाले हैं। रेडी? फोरब्रेन खत्म होने वाला है। तो हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस। पहली लाइन तो यही आती है लोकेशन पे, हाइपोथैलेमस बेस पर है थैलेमस के। अब ये तो हम इतनी बार बना चुके हैं, याद हो गया होगा, है ना? नहीं बात हो गया मैम। तो बोलना क्यों बंद कर देते हो? अभी होमवर्क भी करा दूंगी, जाने से पहले टेंशन मत लो। हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर व्हिच कंट्रोल्स Body temperature. यहाँ से थैंक्स, मिल नहीं रहा था दोस्त, ये रहा। सो हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेंटर व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, शरीर में तापमान मेंटेन करते हैं, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मेरी गलती नहीं, मेरा हाइपोथैलेमस खराब है। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या, अब पता चल गए? Yes, ma'am. तो क्या करते हैं? सिक्रीट Hormone. हॉर्मोन्स, है ना? देखो ये लाइन अगले चैप्टर में समझ आई ना। कितनी कठिन जिंदगी है। विद सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, राइट? तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल के ऊपर अब हमें समझ आ गया, हमने इतने सारे कर लिए। नाउ इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus form a complex structure called the limbic lobe or limbic system. limbic system याद है Yes, ma'am. क्या करता था? एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस से मिलके बनता है एक सिस्टम जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते थे, और वो क्या करता था? सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता था। ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता था कि एक अर्ज होती है सेक्सुअली अट्रैक्ट होने की किसी की तरफ, उसको वो कंट्रोल करता है, वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर होता है। ओके, और इसके अलावा क्या कंट्रोल करता है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जैसे एक्साइटमेंट हो रहा है, आपको प्लेजर की फीलिंग आ रही है, गुस्सा आ रहा है किसी पे, किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो अगर तुमको डर लग रहा है पेपर से, तो लिम्बिक सिस्टम की गलती, तुम्हारी गलती थोड़ी है। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो या नहीं? Yes, Yes, ma'am. 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 मोटिवेशन हो रहा है और मोटिवेशन की कमी हो रही है, लिम्बिक सिस्टम खराब है। तो तुम सोचो लिम्बिक सिस्टम सही से काम कर, हो सकता है सही से काम कर जाए। ऐसा तो मानते हैं हम कि ब्रेन ना न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग ना, एक्चुअली दैट स्टार्ट्स टू हैपन, कि ब्रेन उस तरीके से मॉडिफाई होता है, ये बहुत बड़ा बिलीव है। तो तुम ऐसे सोचो करो, लिम्बिक सिस्टम मोटिवेट कर। इतने सारे मैसेज क्या हो गया? हाँ चलो आगे चलते हैं। मिड ब्रेन, देखो मिड ब्रेन में सिर्फ दो बातें याद रखनी है, कितने मजे की बात है ना? मिडिल ब्रेन में आ गए हम। फोर ब्रेन सबको क्लियर? Yes, ma'am. ये फोर ब्रेन वाला पार्ट हमारा क्लियर। मैम का क्या खराब है? हाइपोथैलेमस, इसलिए खाना बीच में आ जाता है। तुम्हारा खराब है लिम्बिक सिस्टम, इसलिए तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। क्लियर है सबको क्या क्या खराब है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मिडल ऑफ द ब्रेन में आओ। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में कहीं फंस गया है ये। ठीक है, मिडल ऑफ द ब्रेन। तो ये ना लोकेशन पे क्वेश्चन बनता है, इसको भूलना मत। ऑफ द फोर ब्रेन, तो ये कह रहे फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस थैलेमस के पास, और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो यार अगर हम स्ट्रक्चर भी बनाते तो ऐसे तो बनाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मिड ब्रेन बनाते हैं। तो एक्चुअल में टेक्निकली ये रहा हमारा थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे कहीं हाइपोथैलेमस है और ऊपर हमारा थैलेमस है। तुम कुछ भी ले लो, तो ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पोन्स है, और कहाँ है हमारा मिड ब्रेन? ये हमारा प्यारा मिड ब्रेन। मेरी मम्मी रात भर सोई नहीं है, तो अभी सोई है, तो अब फोन आ गया उनको, वो नींद में पता नहीं किससे कैसे बोला, ओ बेचारा इंसान तो सुन रहा होगा क्या बोल रही है आंटी। चलो, तो ये रहा इसका लोकेशन। लोकेशन पे आ सकता है एक क्वेश्चन। मिड ब्रेन में तीन तो लाइनें हैं, ये देखो मेरा तीन तो लाइनें हैं। एक लाइन मैंने तुमको बता दी, 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से। द कैनाल कॉल द सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से एक जाती है ना कैनाल, पानी भर के Yes, लेके ma'am. जाती है, जिसमें Yes, किश्ती ma'am. डूबेगी। क्या नाम है इसका? सेरिब्रल एक्विडक्ट। और यही Aqueduct. यही यही डक्ट जब नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है तो इसे क्या बुलाते हैं?
Central canal. सेंट्रल कैनाल, अब मुझे भी याद हो गया। ये मैं 3 लेक्चर में भूली थी ना। ओहो, तो सेरिबल एक्विडक्ट इससे होकर जाती है, इससे होकर ये नदी निकलती है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, डोर्सल मतलब पीछे वाला, पीछे मेन यस मेनली है 4 राउंड स्वेलिंग, इसके पास 4 राउंड स्वेलिंग है, समझ रहे हो तुम? तो पीछे तुमको इतने ज्यादा थप्पड़ पड़ गई कि 4 राउंड स्वेलिंग हो गया उसमें, ठीक है। और उन वो स्वेलिंग को हम बेसिकली लोब्स भी कहते हैं, एंड उसको टुगेदर हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो क्वाड्री से तुम याद रख सकते हो 4, तो पीछे 4 स्वेलिंग है जो काम क्या करती है एक्चुअली, तुम्हारे विजन और ऑडिटरी सिस्टम को बैलेंस करके रखती है, पर कतई इसकी डिटेल में नहीं जाना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना तुमने पढ़ा कहाँ पर है? मिड ब्रेन में पढ़ा है, 4 स्वेलिंग का नाम है, क्लियर? एक साथ उन्हें बुलाते हैं, क्लियर? Yes, ma'am. आओ फिर देख लेते हैं। ये ब्रेन को ऐसे रखा है, ऐसे हार्ड रख दो, तो तुम पीछे से देख रहे हो, समझ रहे हो कि कैसे एग्जांपल दूं मैं? ऐसे पकड़ो, ऐसे जतिन को बिठा दो, उसकी मुंडी करो आगे, ठीक है। फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे हम, उसके सिर को, एक्सरे हमारी आंखों में ऐसे सब अंदर देख सकते हैं हम उसके, हैं। तो ये रहा, ये उसका ब्रेन है, सेरिब्रम। उसके पीछे यहाँ पर उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे यहाँ पर ये पड़े स्वेलिंग दिख रही है तुमको? ये वर्ड्स नहीं याद करने तुमको इतने टेक्निकल, ये डॉक्टर बन के करना, अभी मत करना। ये स्वेलिंग दिख रही है तुमको? Yes, ma'am. Yes. बेटा ये है, क्या है? कॉर्पोरा, आगे बताओ। क्वाड्रिजेमिया। क्वाड्री मीना। इनके भी खराब है, मेरे भी खराब है, मुश्किल है, कोई बात नहीं, नीट निकल गया हमारा, हमें क्या करना है। ओके डन। Yes. Yes, ma'am. 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाइंड ब्रेन की तरफ चलते हैं, पीछे वाला दिमाग, ठीक है। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज, यार 3 चीजें हैं उसके पास, कैसे भूल सकते हो तुम? एक पॉन्स है, एक सेरिबेलम है और एक मेडुला है, लेकिन इसको ऑर्डर में याद किया करो, मैं तो यही करती हूँ। एक तो ये लाइनों ने तंग करा है, ये पॉन्स है, उसके नीचे मेडुला है और पीछे सेरिबेलम है, मुझे तो ऐसे ही याद है, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ट्री ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? मैम क्वेश्चन। ट्री ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? मैम सेरिबेलम। जो cerebellum में tree-like structure आर्बोरा, होता है। आर्बोरा बेटा है। Yes, ma'am. अच्छा, क्वेश्चन नहीं बोलने दिया तूने? ओके ओके। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है? मेडुला। Pons. Pons. मेडुला, Pons. मेडुला। Medulla. Ep- Yes, ma'am. निमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पर है? पॉन्स में। Pons. Pons. एपनॉस्टिक सेंटर कहाँ पर है? पॉन्स, पढ़ाया था नहीं, बहुत मालूम है। Pons. पॉन्स में है। मेन रिदम सेंटर एक्चुअली मेडुला में है। मेडुला वो शैतान बच्चा था जिसको कंट्रोल करने के लिए आते थे, पॉन्स से आते थे, और मेडुला के साथ भी कोई बैठा होता तो उसको सिग्नल देता था, राइट। सो मेडुला इज द मेन सेंटर। 1000 करोड़ बार बताई थी मैंने ये बात। मेडुला ऑल्सो नोन है पेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर, अच्छा हाँ भाई ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। तो इसके बाद फाइबर ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स क्या होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? Band of axons. बैंड्स ऑफ एक्सॉन, फाइब्रस ट्रैक्ट है इसके पास बहुत सारे पड़े, ठीक है। और देखो इसके पास सेंसरी भी है और मोटर भी है, तो कुछ है जो सिग्नल लेकर आ रहे हैं ब्रेन की तरफ, कुछ है जो सिग्नल ब्रेन से लेकर जा रहे हैं बाहर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेटवर्क पड़े होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे सेकंड जूस मांग रहे, जूस तो मैं पी गई। लो सो कहाँ है? पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। बहुत महत्वपूर्ण आता है भैया, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है ये, समझ रहे हो तुम।
नाउ ये वो है ना घर के कुछ वो होते हैं ना इस तरह, तो सारे रिश्तेदारों को मिला जुला देते हैं, ये वैसे वाले हैं, ठीक है। नाउ सेरिबेलम हैज अ वेरी अच्छा पॉन्स के ऊपर इतनी सी लाइन लिखी थी इन्होंने बस, ये भगवान, रेस्पिरेशन में शायद ज्यादा लिखते हैं, कोई बात नहीं। सेरिबेलम पे आ गई हिम्मत देखो इनकी, तो ना यार पॉन्स को ऐसे डब्बा बना लो, सेरिबेलम पे डब्बा बना लो, ओके। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many more neuron. बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सेरिबेलम को हम ऐसा क्यों नहीं बनाते, इसको गोभी का फूल क्यों बनाते हैं? हम कहते हैं कोई भी चीज़ जब ऐसे कॉन्वोल्यूटेड सी होती है ना, तो उसमें ज़्यादा स्पेस होती है। ये सब कुछ तो न्यूरॉन से बना है ना, तो इसके पास ज़्यादा स्पेस हो ताकि ज़्यादा न्यूरॉन ये रख पाए, इसलिए सेरिबेलम ऐसे गुजुब रुजुरु सा दिखता है, ठीक है। तो यही लाइन इन्होंने इंग्लिश में लिख दी है कि वो गुजड़ू पुजड़ू को कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। तो सेरिबेलम इज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस ताकि वो ज़्यादा न्यूरॉन लग पाए। ये तुम्हें एजर्शनिज्म में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आ सकता है कि ये लाइन दे देंगे सेरिबेलम की और फिर वो नीचे लिख देंगे, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आर्बोरा विटाई होता है। ये तो रीज़न नहीं हुआ ना उसका, आर्बोरा विटाई होता है, स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न तो नहीं है ना। रीज़न सही क्या है कि ज़्यादा न्यूरॉन्स को वो रख पाए। समझ आई? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही एजर्शन रीजन में तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे आने लग जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएंगे, मेरे बोलने से नहीं आएंगे। एम्स के एजर्शन रीजन इतने लगाओगे प्रैक्टिस से आ जाएंगे, नहीं तो जय माता दी। नाउ द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा मेडुला, ये स्पाइनल कॉर्ड है नीचे जा रही, तो कनेक्टेड है ना, ये तो दिख रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं है ना, ये देखो दिख रहा है कनेक्शन। Yes, ma'am. सच में नहीं दिख रहा तुम्हें? ये रहा ना कनेक्टेड है। इतना खराब रिस्पॉन्स क्यों, थक गए? No, ma'am. अच्छा, medulla of the brain is connected to spinal cord. The medulla contains center that control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion. ओहो हो, एक ही लाइन में इन्होंने जान ले ली। मेडुला के पास ऐसे सेंटर है जो क्या चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। बेटे ये साइड में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये 4 नंबर खा जाएगा तुम्हारे। एक तो हमें याद रह जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर, तो रेस्पिरेशन तो कंट्रोल कर रहा है, ये तो मुझे पता था। कार्डियोवैस्कुलर भूल जाऊंगी मैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को भी भूल जाऊंगी मैं, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन मींस स्टमक की सिक्रीशन पे भी इसका रेगुलेशन है, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस पे भी इसका कंट्रोल है, क्योंकि हार्ट तो मायोजेनिक होता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेडुला उसमें एक रोल भी प्ले करता है। तो मेडुला के 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है काम करने के। क्लियर 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 क्लियर? Yeah, ma'am. Yes. 4 नंबर आएंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी इन्होंने। आओ फिर, 3 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम। हाँ, ये आ गई ब्रेन स्टेम, आ गई हमारी। किसने बनाया ब्रेन स्टेम? बहुत क्लियर है, पॉन्स के नीचे कौन? Medulla. Medulla. पॉन्स के ऊपर कौन? पॉन्स के ऊपर कौन है भाई? मिडिल ब्रेन में क्या हो गया? Middle. हाँ मतलब मिड ब्रेन, ठीक है अच्छा, ऐसे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो मिड ब्रेन लिखो, ठीक है। तो इन तीनों ने बनाया है, खबरदार किसी ने सेरिबेलम उसमें डाला तो, ओके क्लियर? यो मैम। क्लियर कि नहीं? आओ अब आते हैं होमवर्क पे, ठीक है, क्योंकि के साथ कवर कर लिया। ऐसे मैं इस दिन चालाकी से तुमको आंखें भी पढ़ा दूंगी, तुमको पता नहीं है एनसीईआरटी से ये क्या हो गया। राइट, अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉपर नहीं हुई? थोड़ी सी। वीडियो आपकी लैग कर रही है। वीडियो लैग कर गई मेरी यार, सच में यार, टोपी में मैं सच में लड़का लगती हूँ। ओहो, आओ देख, ये देख, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ गई तुम? और तनिष्का, ध्यान से देखो इसको, यही है वो, ये वर्ड पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, रैपिड कोऑर्डिनेशन, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड। कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं सोच रही हूँ हाथ हिलाना है, देखो हाथ हिल गया। मैं सोच रही हूँ ना हाथ दिमाग पे लाना है, सिर पे लाना है, तो हाथ हिल गया। तो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, कितने बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं है मैं हाथ सोच रही हूँ पैर मेरे सर पे आके लग रहा है, दैट वुड बी वेरी वियर्ड, राइट? ऐसा नहीं हो रहा। तो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत प्यारी लाइन है, ये उठा के डाल देंगे क्वेश्चन में, घबराने का नहीं है, हमने पहले ही पढ़ लिया। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। देखो
क्या है ये वो है ये तारीफ भी कर रहा है बेइज्जती भी कर रहा है, ऐसे मैं बोलूं तन्वी बहुत अच्छी बच्ची है लेकिन नालायक है नालायक नहीं है तन्वी, बहुत अच्छी बच्ची है लेकिन क्लास नहीं आई थी कल। तारीफ भी कर दी मैंने, इसको खींच के थप्पड़ ही मार दिया है ना। तो ये वही कर रहा है कि न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन बड़ा फास्ट दिखाता है लेकिन वो शॉर्ट लिव होता है। तो बहुत ही चालाकी से आप यहाँ लिख लीजिए साइड में न्यूरल सिस्टम, और लिख लीजिए इसी के साथ साथ कि ये फास्ट है, यस, बट शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि यही आपसे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछेंगे और तब मृत्यु हो जाएगी, है ना। As a nerve fiber do not innervate all cells of the body and cellular function need to be continuously regulated. अब जो नर्व फाइबर है हर जगह तो न्यूरॉन्स नहीं घुसे हुए हैं, नहीं जा पा रहे, ठीक है, तो नर्व फाइबर सारी जगह पे इनरवेट नहीं करते। ये लाइन बड़ी प्यारी है, हमारे ध्यान नहीं आएगी तो याद रखना, नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये ऑल की जगह फ्यू लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ऑल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है बायो में, कहीं पे भी ये कहते हैं ना ऑल, ओनली, जैसे ये वर्ड आएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है तो इनको अंडरलाइन कर लेते होते हैं, ठीक है। तो सारे सेल्स को तो वो इनरवेट नहीं करती। अब जिस सेल के पास न्यूरॉन नहीं पहुंचा वो बेचारा तो हिल ही नहीं पा रहा, वो तो कोई काम नहीं कर रहा, उसका क्या होगा। तो देखो, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। वो कहते हैं कि जो न्यूरॉन नहीं कर पा रहे वो हार्मोन्स कर रहे हैं, जो हार्मोन्स नहीं कर पा रहे वो न्यूरॉन कर रहे हैं, इसी की वजह से हमारा शरीर चल रहा है, राइट। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम सारा का सारा हार्मोन वाला जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑन द बॉडी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी लाइन है, इसे अंडरलाइन किया जाए। न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम मिल बांधकर तुम्हारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। समझ में आई? Yes, ma'am. हंस कह रही है बे। द एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट्स। ओहो, ये रहा, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में जो परेशान है ना देखो, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। डक्ट नहीं है इसके पास, ठीक है, इसके पास कोई बतख नहीं है, डक्ट लेस है ये, बिना बतख के तालाब है ये, समझ आई। तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इसलिए इसे एंडोक्राइन कहते हैं। एक्सोक्राइन बाहर वो है जिसके पास डक्ट है, ओके, तो कहीं पे भी पानी फेंकेगा। एंडोक्राइन कोई डक्ट नहीं है। एंड देयर सिक्रीशंस आर नोन एज हार्मोन, ठीक है, तो इन्हीं के सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं, राइट। नाउ द क्लासिकल डेफिनेशन, हो पुराने जमान की ब्लैक एंड व्हाइट टाइम की डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। अब तूने करंट बतानी थी तो पुरानी क्यों बताई मुझे? सोचो, एनसीईआरटी लिखी हो कभी मेरे सामने, कितनी आर्ग्यूमेंट होगी हमारे बीच में बाबा, लेकिन वो मुझसे बड़े होंगे, मैं ही हारूंगी। बेटा वो कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में वो क्या कहते थे, हार्मोन क्या होते हैं, और आज के जमाने में क्या कहते हैं, दो डेफिनेशन है। तो यहाँ लिख लो ना क्लासिकल, और ये न्यू वाली। अरे तुम लोग होके चले गए, है। तुम इतने चुप क्यों हो जाते हो? मैम पढ़ा रहे इसलिए। इतना आदर, बेटा मैं पढ़ा रही होती, पीछे से मेरी मम्मी 3-4 चीजें बोल जाती है, इतनी इज्जत देते तुम मुझे। अच्छा, थैंक यू। एनसीईआरटी की इज्जत करते हैं। हाँ, एनसीईआरटी की इज्जत करते हैं, इसकी वजह से हमारा नेट क्रैक होगा। अच्छा, एनसीईआरटी की इज्जत करती है इसलिए नहीं बोल रही है भैया मेरी नहीं करती। कौन थी? प्रतिभा की। प्रतिभा ठाकुर, इसको एनसीईआरटी की, इसको मेरी नहीं है, ठीक है। शिवानी कह रही शांत स्वभाव वाले, ये तो नहीं मैं मानती। अच्छा, याद रखना प्रतिभा ठाकुर। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन कहती है हार्मोन क्या है, केमिकल है। तुम बोलोगे मैडम क्या पागलपन कर रहे हो, ऐसी चीजें क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आ जाती है, समझ आई, लिख लो। हार्मोन केमिकल है जो कौन बनाते हैं, बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये कहाँ रिलीज होते हैं, रिलीज इन ब्लड। कितनी सिंपल लैंग्वेज है, बात तो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा वो, ठीक है। और ये डिफरेंट लोकेशंस पे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पे उनको काम करना है, ट्रैवल टू साइट ऑफ एक्शन, और साइट ऑफ एक्शन को हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन, ओके। इतनी सी बात बोलती थी क्लासिकल डेफिनेशन में। जी मनीषा, ओके प्रतिभा ठाकुर,
नाउ न्यू वाली डेफिनेशन क्या कह रही है, ये हमने करी हुई थी कि हॉर्मोन्स क्या है, इन्होंने सिर्फ केमिकल बोला था, देखो कंपेयर करोगे तो ज्यादा इजी होगा। इन्होंने क्या बोला, नए वालों ने बोला हार्मोन केमिकल तो है, लेकिन ये कैसे केमिकल है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट। कहते हैं ऐसा ना हो बच्चे सोच रहे न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट नहीं है इसमें कोई भी, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। उन्होंने नया वर्ड डाल दिया, याद रहेगा अब हमें नई डेफिनेशन में, विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। पहले वाले ने ट्रेस अमाउंट वगैरह की बात नहीं करी थी, इसने बात करी है कि ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, कम अमाउंट में ना, ट्रेस मतलब बिल्कुल माइन्यूट। एंड दे आर एक्ट एज कैसे एक्ट करते हैं, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, पहले वाले ने बोला ये जहाँ प्रोड्यूस होते हैं दूसरी साइड पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वहां जाके वो काम करते हैं। इन्होंने बोला ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। इंटर मतलब सेलुलर मतलब सेल यार, इंटरसेलुलर डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम कर रहे हैं ना। पिट्यूटरी के सेल्स ने रिलीज किया, थायराइड के सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर हुए ना। तो इंटरसेलुलर मैसेंजर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये क्या करेंगे, इंटरसेलुलर को इंट्रासेलुलर कर देंगे। तो तुम याद रखना, हार्मोन जहाँ सिक्रीट हो रहा है वो कहीं और एक्ट कर रहा है ना, तो इंटरवर्ड आएगा दो अलग चीजों के बीच में, राइट। सो इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंटरसेलुलर का मतलब होता है बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स। ऐसा जरूरी नहीं है वो इंटरेक्शन वैसी हो, जो तुमने इंटरेक्शन बोला साहिल, वो उसके लिए दूसरा वर्ड होता है, वो तुम्हारे इसमें आएगा नहीं वैसे, ठीक है। तो इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स, ये लिख लें। हमें डेफिनेशन क्लियर है, या मैम। डेफिनेशन पे ma'am. क्वेश्चन बनता है, बहुत आराम से बनता है। अब हमें कम, अब नहीं गलत होगा हमसे, आराम से कर लिया हमने, स्मार्ट। नाउ the new definition cover a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland। उन्होंने कहा नई डेफिनेशन है, नई चीजें करी है कवर, हमें भी दिख रहा है करी है, सही बात है। Invertebrate possesses very simple endocrine system with few hormone, whereas a large number of chemical act as hormone and provide coordination in the vertebrates। वो कह रहे हैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में एक ही फर्क बता रहे हैं। पीछे तो हमने पढ़ा ना, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफरेंस, हमने न्यूरल सिस्टम में भी पढ़ा था कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, अडल्ट में कैसा होता है, वर्टिब्रेट्स में। यहाँ पर इसमें सिंपल डिफरेंस बताया है कि इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्यू हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन जो हमारे वर्टिब्रेट्स है, हम वर्टिब्रेट्स है, हमारे पास अच्छा खासा हॉर्मोन्स का बंडल है। तो उसके बाद फाइनली इन्होंने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब किया है। यहाँ तक क्लियर सबको? या Yes, मैम। ma'am. बहुत बढ़िया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये इंपॉर्टेंट था। डन मैम। बहुत बढ़िया, ये लिख लेना, ओके, लिख के रखना ना। Previous slide. एंडोक्राइन, अरे हाँ मैं बोलूँ, कहाँ रह गया तू, आज बोला नहीं तू प्रीवियस स्लाइड। Done, ma'am. ओके, सड़ा ही रहता है ये, खुशी नहीं होता। Now the endocrine glands and hormones produce diffuse tissue cells located in different parts. मैंने गलत पढ़ा। The endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system। अच्छा, मैंने प्रोड्यूसिंग को प्रोड्यूस पढ़ लिया था, मेगा क्या लिख दिया इन्होंने। तो कह रही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज एंड सेल्स। देखो, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो प्रॉपर हार्मोन बना रहे हैं, और भी डिफ्यूज टिश्यूज है और सेल्स का बंडल है। सेल्स का बंडल इज बेसिकली टिश्यू, वो भी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन बना रहे हैं और तुम्हारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। ये सब मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और आपके पास है डिफ्यूज मतलब जो कहीं कहीं पे है यार बॉडी में, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेल्स, और आपके पास है डिफ्यूज्ड टिश्यूज, ठीक है। वो सब और आपकी बॉडी में हार्मोन बना रही है और टुगेदर हम उनको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. यस तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, साइड में लिख लिया, बहुत है। नाउ पिट्यूटरी, पीनियल, ये तो हमने पढ़ भी लिया, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, इसमें भी बस हमारा मेन एड्रिनल और पेनक्रियास ही रहता है। आर द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रॉपरली एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना भी है। इन एडिशन टू दीज, इनके साथ साथ सम अदर ऑर्गन, और भी ऑर्गन है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या होता है? गैस्ट्रो मतलब
बेटा गैस्ट्रिक वर्ड Related Stomach. to stomach. Stomach. इंटेस्टिनल मतलब रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, Intestine. स्मॉल एंड लार्ज बोथ, स्मॉल भी और लार्ज भी। और ट्रैक्ट मतलब अभी ट्रैक्ट वो वाला ट्रैक नहीं है भाई, नर्वस सिस्टम से बाहर आ जाओ, हार्मोन चल रहा है। ट्रैक मतलब कोई भी एक कंप्लीट रास्ता, तुम्हारे मुंह से लेकर एनएस तक का जो वो पूरा पैसेज है ना, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, क्योंकि मेन रीजन जो इसने खाया है वो तुम्हारी स्टमक और इंटेस्टाइन ने तो खाया है, इसलिए उनका नाम लेते हैं। तो वो जो पूरा ट्रैक्ट है ना, वहां पर भी हार्मोन की सिक्रीशंस होती है, ठीक है। धीरे धीरे उसको और भी अनरेवल करते जाएंगे। इसके अलावा लिवर भी सिक्रीट करता है, किडनी भी सिक्रीट कर रहा है, हार्ट पे भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्मोन, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन ये भी उसका पार्ट है। तो याद रखना कि चैप्टर के एंड में हमें ये भी एक बार कवर करना है कि इन्होंने क्या सिक्रीट किया। ओके, सॉरी बेटा, वो सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो हार्मोन थोड़ी है। यस, वो हार्मोन्स नहीं है, वो सेल के डिफेंस मैकेनिज्म के केमिकल्स है। दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी, राइट। हार्मोन्स नहीं है वो। ओके, चलो। द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस ऑफ बॉडी गिवन बिलो। आओ भाई करते हैं। सेल समझ आया ना जो पूछा तूने? नाउ एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। ओहो हो, ये वर्ड कहाँ पढ़ा था? डाइनसेफेलॉन, प्रोनसेफेलॉन, कहाँ पढ़ा था? छोटा सा पढ़ा था मैंने बस। डाइनसेफेलॉन, प्रोनसेफेलॉन, कुछ याद है अंशुल? मैम फोरब्रेन में। फोरब्रेन में पढ़ा था? यस मैम। श्योर? नहीं, शॉर्ट नोट पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। पढ़ा क्या था ये तो याद दिला, तब तक मैं ढूंढ लूँ कहाँ पढ़ा था। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई समथिंग रिलेटेड टू एम्ब्रियो? पूरा तो नहीं बनाऊंगी मैं, इतनी जल्दी में मिल नहीं रहा। कहाँ गई? बेटे जब हम Forebrain. डाइनसेफेलॉन फोरब्रेन, मिड ब्रेन कौन सा है? Mesencephalon. मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन था, एम से याद रखा था। और रोम्बेनसेफेलॉन। Rhombocephalon. रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन था हमारा हाइंड ब्रेन। तो ये जो नाम पढ़े हैं तुमने इतने खतरनाक से, डाइनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, ये किस में मिलते हैं? ह्यूमन में मिलते हैं? कहाँ पर? Embryonic. हाँ, फीटल स्टेज में। तो जब बेबी मदर की वूम में है। Ma'am, हाँ जी, ma'am, forebrain तो frozen cephalon से मिलता है. यस मैम। यस एग्जैक्टली, फ्रोजन सेफेलॉन ना। हाँ, फाइनली किसी बच्चे ने, किसी को याद तो आई। यार ये किसका माइक ऑन है? खड़खड़ हो रही है मुझे। यस, सो हमने कहाँ पढ़ा था? बिल्कुल बच्चे वाले डायग्राम में, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। तो ऐसे करके हमने पढ़ा था ना कि बेबी में जब ब्रेन बनता है तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से बनता है, नीचे हम स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, राइट। तो मैंने याद करा था जब हम स्टार्ट किसी को करते हैं तो वहां से हम याद रखेंगे वर्ड प्रो। याद है तुमको? ब्रो से प्रो लाइक। इतने वाहियात एग्जाम्पल देती हूँ फिर भी नहीं याद रहते तुमको। फिर मिडिल ब्रेन आएगा, फिर हाइंड ब्रेन आएगा हमारा, फिर यही मॉडिफाई होके हमारा अडल्ट ब्रेन में। तो हम सबके अंदर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सो यार पीछे वाला ना डिलीट हो गया, देखना तुमको तुम्हारे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, राइट। चलो इधर आओ। सो एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन क्या होता है? फोर ब्रेन का पार्ट। ब्रेन, हाँ, फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है डाइनसेफेलॉन बेसिकली, राइट। तो आप इसके लिए डिफरेंट टर्म्स भी यूज करते हो, तो यहाँ से याद रख लेना यार। अगर तुमको नहीं भी समझ आ रहा भाई, कोमा लगा उसके आगे वही होगा। तो डाइनसेफेलॉन में नीचे की तरफ पड़ा होता है आपके पास कौन सा पार्ट? दैट इज अ हाइपोथैलेमस। नाउ इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। पता है हमें बहुत कुछ करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये एक लाइन बनती है, ये बोल सकते हैं हम कि
हाइपोथैलेमस में, इसको हाइपोथैलेमस को ऐसे कर लो, बॉक्स बना लो। जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है ना नीचे पैराग्राफ में, तो यार यहाँ पे डब्बा बना लो, ताकि जब भी तुम ये पेज खोलो तुमको पता चले कि इस पूरे पैराग्राफ में हाइपोथैलेमस की बात होने वाली है। तुझे आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जा, तुझे नहीं आता तो फटाफट रिवाइज कर ले, राइट। तो दाई हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, इसके पास पड़े होते हैं बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनको हम बुलाते हैं न्यूक्लियाई। उनके सेल्स के ग्रुप को न्यूक्लियाई बुलाते हैं ना, जहाँ सेल बॉडी इकट्ठी होती है। बात क्लियर है ना? Yeah, ma'am. विच प्रोड्यूसेस हार्मोन, सेल बॉडी तो हार्मोन बनाती है ना बेसिकली। तो उन्होंने बात बड़े ही चालाकी से कही है, दैट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन। तो बड़े आराम से वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं दैट सेल बॉडी ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन। ओके, क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ देखो, दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन को ये रेगुलेट करता है ना कि वो क्या सिंथेसाइज करेगा और वो क्या सिक्रीट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ तो ये जुल्म करता है, पोस्टीरियर के लिए तो ये खुद ही बना के भेजता है, लेकिन डिसाइड तो यही करता है ना कि कब बनेगा कब नहीं, राइट। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. तो हाइपोथैलेमस के साथ याद रखना, वो रेगुलेट क्या करता है, सिंथेसिस भी और सिक्रीशन भी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। करेक्ट? दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउएवर, देखो ये रहा, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। दो तरीके के हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस से निकलते, ये हमने करा है। अब देखना, अब तुमको जो तुमने पढ़ा है वो तुम फटाफट याद आएगा। द रिलीजिंग हार्मोन इससे निकलते हैं, जो पिट्यूटरी को कहते हैं कि हाँ चल हार्मोन बना। और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, याद है ना, तो उसको कहते हैं रुक जा और नहीं बनाने। तो हाइपोथैलेमस से दो तरीके के न्यूरॉन निकलते हैं, या उसको सपोर्ट करेंगे या फिर उसको रोकेंगे। करेक्ट? Yeah, ma'am. जहां पर तुझे वर्ड दिख गया किसी को भी, तन्वी फॉर एग्जाम्पल दिख गया, वो अंडरलाइन करना ही है, क्योंकि वो नीट में आने के चांसेस मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को कि सिंथेसाइज करे और रिलीज करे गोनाडोट्रोफिन्स। ट्रोफिन वर्ड है तो पिट्यूटरी का हार्मोन है। ऑन द अदर हैंड, अब ये दो एग्जाम्पल देके तुम्हें यही बात समझा रहा है कि सोमैटोस्टैटिन कौन सा हार्मोन था? दूसरा नाम क्या है सोमैटोस्टैटिन का? सोमैटोस्टैटिन रोकता है किसे किसे किसे? ग्रोथ को। ग्रोथ को। हाँ, ग्रोथ को रोकता है, और नहीं बड़ा होना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। देखो, एक एग्जांपल वो गोनैड का दे रहा है, दूसरा एग्जांपल वो ग्रोथ का दे रहा है, दो अलग चीजों की बात हो रही है यहाँ। गोनैड का एग्जांपल देख के वो बता रहा है कि कैसे हाइपोथैलेमस पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है पिट्यूटरी को कि तू टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बना, और सोमैटोस्टैटिन का एग्जांपल देके वो बता रहा है कि कैसे हाइपोथैलेमस रोकता है ग्रोथ को। याद रहेगा? दो अलग एग्जांपल की बात हुई है यहाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने पढ़ा है ना, तो हम थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं। अगर तुम नहीं रिलेट कर पा रहे, दैट मीन्स तुमको रिवीजन की जरूरत है इसमें, ठीक है। एक लाइन और करेंगे फिर सर का टाइम हो जाएगा। दीज हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में। ये लाइन लिखी है यहाँ, दीज हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन में, पास होते हैं एक्सॉन से और रिलीज होते हैं अपनी नर्व एंडिंग से। नर्व एंडिंग क्या होती है? These are axonal knobs. Axonal knobs होते हैं ना मोटू मोटू सी, तो ये वही Yes. बोल रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। No, that's different. Right, that's completely different. तो ये रहा, यही बात ये देख क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हाइपोथैलेमस में यहाँ हार्मोन बनते हैं, एक्सॉन से नीचे आते हैं, नर्व एंडिंग से नीचे रिलीज हो जाते हैं। यही बात इन्होंने लिख के दे दी। क्लियर? तो हमें पता था, राइट? Yes. Now these hormone reach the pituitary gland, ये हार्मोन पिट्यूटरी पे गया through a portal circulatory system and regulate the functioning of the anterior pituitary। देखो इन्होंने बड़े चालाकी से, देखो पैरे के एंड में हमेशा इंपॉर्टेंट लाइन होती है यार। एंटीरियर पिट्यूटरी में आप देखते हो कि ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गए है थ्रू पोर्टल सिस्टम। तो सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर में नहीं है। तो ये वाली लाइन हमको यहाँ से याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हमने पढ़ा था ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो नहीं होता पोर्टल सिस्टम, इंटरमीडिएट में भी, इंटरमीडिएट तो वैसे एंटीरियर के साथ फ्यूज है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में सारे हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं थ्रू
हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, याद है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. The posterior pituitary is under the, अब ये देखो लास्ट में कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है छुपा के, the posterior pituitary, अरे क्या लिखता है? The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. Posterior pituitary तो hypothalamus न्यूरॉन से खुद ही रेगुलेट कर देता है, लेकिन पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी में। नीट के 8 नंबर का पेपर सिर्फ इन 2 लाइन से बनता है। ओके, तो इसे प्लीज ऐसे स्टार बना दो। डन? Done, ma'am.